हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले के पार्ट में आप लोगों ने वित्तीय विवरण के बारे में पढ़ाई की थी। इसके अंतर्गत वित्तीय विवरण का अर्थ, उद्देश्य, विशेषता तथा उसकी प्रकृति को पढ़ा था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कंपनी के चिट्ठे का प्रारूप, यह आप लोगों का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि कंपनी के चिट्ठे का प्रारूप किस तरह बनाया जाता है, उसके प्रारूप को दर्शाइए। तो उसके अंतर्गत आपको ये पूरा उसका प्रारूप बना करके देना होगा। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 में कंपनी का चिट्ठे के प्रारूप को निर्धारित किया गया है। अब कंपनी का चिट्ठा केवल लंबवत प्रारूप में ही बनाया जाएगा। लिमिटेड कंपनी के प्रकाशित खाते में चिट्ठा पहले और लाभ हानि का विवरण बाद में दर्शाया जाता है। वस्तुतः लाभ तथा हानि का विवरण चिट्ठे का पारिष्ट होता है। यह चिट्ठे के साथ संलग्न किया जाता है। ठीक है, अतः इसे चिट्ठे के पहले प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो अगर आपको क्वेश्चन में इसका प्रारूप बनाने के लिए आए तो ऊपर में आप लिखेंगे कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार चिट्ठे का प्रारूप निम्नानुसार है। नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम। ठीक है, फिर है बैलेंस शीट एज एट, यानी कि चिट्ठा एज एट यानी कि डैश तिथि को बनाने के लिए। अब हम इसमें कॉलम देखते हैं। पर्टिकुलर यानी कि विवरण, नोट क्रमांक, चालू वर्ष की राशियां और पिछले वर्ष की राशियां। ठीक है, 4 कॉलम हमारे बनेंगे। आइए हम देखते हैं सबसे पहला इसमें क्या आएगा। सबसे पहला आएगा समता एवं दायित्व। जो हमारे समता और दायित्व होते हैं उन्हें हम इसमें पहले प्रदर्शित करेंगे। समझ लीजिए, हम जब चिट्ठा बनाते हैं तो हमारे एक तरफ क्या होता है, समता एवं दायित्व यानी कि सारी दायित्व की राशियाँ होती है, और एक तरफ क्या होता है, हमारी पूरी संपत्तियों की राशि। ठीक है, तो इसी तरह इसे क्या लंबवत प्रारूप में बनाया गया है। तो पहले पूरी दायित्वों को समझाया गया है, फिर उसके बाद संपत्तियों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या आएगा, समता एवं दायित्व। उसमें पहला क्रमांक लिखेंगे अंशधारियों के कोष। उसमें ए पॉइंट आएगा आपका अंश पूंजी, जितनी अंश पूंजी लगी हो। रिजर्व तथा आधिक्य, जितना हमारा आधिक्य हो या रिजर्व हो। फिर अंश अधिपत्र के विरुद्ध प्राप्त राशि। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट के अंतर्गत हमारे पॉइंट्स होंगे। आपको ये पॉइंट्स भी दर्शाने होंगे क्योंकि इसी में आप लोगों का मार्क्स डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है हमारा आवंटन हेतु विचाराधीन अंश आवेदन की राशि। ठीक है, एंड थर्ड होगा गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी मदी आएंगे, आपको ये याद रखना होगा। दीर्घकालीन उधार, अस्थगित कर दायित्व, अन्य दीर्घकालीन दायित्व, दीर्घकालीन प्रावधान। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे चालू दायित्व। तो चालू दायित्व के अंतर्गत हमारा क्या क्या मदें आएंगी, अल्पकालीन उधार, व्यापारिक देय, अन्य चालू दायित्व और अल्पकालीन प्रावधान। ठीक है, ये आप लोगों का 4 पॉइंट बनेगा। क्या क्या, अंशधारियों के कोष, आवंटन हेतु विचाराधीन अंश आवेदन राशि, गैर चालू दायित्व और चालू दायित्व। फिर इसके आगे यह आप लोग योग को दर्शाएंगे, योग का टोटल करेंगे आप यहाँ पर। फिर आप लोगों का सेकंड पॉइंट होगा संपत्ति। हमने इससे पहले दायित्व की पूरी मदें पढ़ी, अब हम देखेंगे संपत्ति की सारी मदें। सबसे पहला आएगा गैर चालू संपत्तियाँ। हाँ, गैर चालू संपत्तियों में आप लोगों का क्या आएगा, ए पॉइंट आपका आएगा इसके अंतर्गत स्थायी संपत्तियाँ। इसके अंतर्गत दृश्य संपत्ति, अदृश्य संपत्ति, पूंजीगत चालू कार्य, विकास के अंतर्गत अदृश्य संपत्तियाँ। ठीक है, अब गैर चालू संपत्ति का दूसरा पॉइंट है गैर चालू विनियोग। ठीक, तीसरा पॉइंट है अस्थगित कर संपत्ति। ठीक है, हमने उधर दायित्व में देखा था हमारा अस्थगित कर दायित्व था, यहाँ आएगी हमारी अस्थगित कर संपत्ति। अगला है दीर्घकालीन ऋण व अग्रिम। ठीक है, फिर अन्य गैर चालू संपत्तियाँ, ये हमारी गैर चालू संपत्ति की स्थायी संपत्तियों के अंतर्गत आएगा। अब गैर चालू संपत्तियाँ एक हमारा पॉइंट है। ठीक है, और दूसरा हमारा पॉइंट है चालू संपत्तियाँ। ठीक है, चालू संपत्तियों में हमारा क्या आएगा, चालू विनियोग, स्टॉक, व्यापारिक प्राप्य, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य, अल्पकालीन ऋण और अन्य चालू संपत्तियाँ, इन सब का हम योग यहाँ पे टोटल करेंगे। ये हमारा योग
और ये हमारा योग हमेशा बराबर आएगा। फिर आगे आप लोगों को चिट्ठे की मदों का विश्लेषण, ठीक है। हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा था, समता एवं दायित्व की मदें हम लोगों ने पीछे बनाई थी। तो समता किसे कहते हैं, दायित्व किसे कहते हैं। समता वह दायित्व जो अंशधारियों के प्रति प्राप्त होता है, इसे अंशधारी कोष की संज्ञा दी जाती है। इसमें अंश पूंजी, संचय, आधिक्य एवं अंश अधिपत्र के विरुद्ध प्राप्त राशि सम्मिलित होती है, इसे ही हम समता कहते हैं। अब दायित्व क्या है, यह कंपनी का बाह्य दायित्व और बाहरी लोगों के प्रति दायित्व होता है। अंशधारी के कोष तथा दायित्व आवंटन हेतु विचाराधीन अंश आवेदन राशि निर्धारित रूप से दर्शाई जाती है। ये हमारा समता एवं दायित्व हुआ। फिर इसमें हमारा ए पॉइंट था अंश पूंजी। हमारी अंश पूंजी क्या होती है, जितनी भी पूंजी हम कंपनी द्वारा जनता को निर्गमित अंशों पर प्राप्त हुई रकम से है, जिन व्यक्तियों को अंशों का आवंटन किया जाता है वे अंशधारी कहलाते हैं। हाँ ठीक है, हम लोग जनता को अंश खरीदने के लिए अंश निर्गमित करते हैं उन्हें खरीदने के लिए, ठीक है। तो जब वो अंश आवंटित हो जाते हैं, जो ये अंश खरीदते हैं उन्हें अंशधारी कहते हैं। फिर अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी क्या है, कंपनी के पार्षद सीमा नियम द्वारा निर्धारित अधिकतम पूंजी वह राशि है जो निर्गमित करने के लिए कंपनी अधिकृत कहती है, अर्थात इस अधिकृत पूंजी से अधिक पूंजी का निर्गमन कंपनी नहीं करती, ठीक है। एक लिमिटेशन होता है कि इससे ज़्यादा कंपनी अपनी पूंजी को निर्गमित जनता के लिए नहीं कर सकती, इसे ही हम अधिकृत पूंजी कहते हैं। निर्गमित पूंजी वो क्या होती है, जिसका निर्गमन कंपनी जनता को समय समय पर करती है। निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का ही एक भाग होती है जिसे जनता द्वारा खरीदने के लिए कंपनी ने निर्गमित किया है, ठीक है। निर्गमित पूंजी या तो अधिकृत पूंजी से कम होगी या उसके बराबर होगी, ठीक है, इसे हम निर्गमित पूंजी कहेंगे। फिर अगला है हमारा प्रार्थित पूंजी। प्रार्थित पूंजी वह पूंजी होती है जो कंपनी के सदस्यों द्वारा प्रार्थित होती है, जो चिट्ठे में जोड़ा जाता है। इसमें प्रार्थित तथा अपूर्णदत्त होते हैं और प्रार्थित किंतु पूर्णदत्त नहीं होते, ये दो मदें होती हैं। फिर अगली है हमारी चुकता पूंजी। चुकता पूंजी वह पूंजी है जो अंशों का चुकता पूंजी के रूप में एकत्रित होती है और जमा की गई होती है, अतः जिनकी राशि पूंजी के रूप में कंपनी में मंगाई जाती है, उसमें से जितनी राशि प्राप्त हुई है उससे घटाने के बाद जो राशि हमें मिलती है वही हमारी चुकता पूंजी होती है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे संचय और आधिक्य। ये हमारा सेकंड पॉइंट है कि इसके अंतर्गत समता एवं दायित्व में हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, संचय एवं दायित्व। संचय क्या होता है संचय और आधिक्य। संचय क्या होता है, पूंजी संचय, पूंजी शोधन संचय, ऋण पत्र शोधन संचय, पुनर्मूल्यांकन संचय, इन सबको हम लोग सामान्य संचय, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आधिक्य से आशय लाभ हानि के विवरण में सम्मिलित है। यह शेष यदि हानि है तो उसे नकारात्मक राशि के रूप में लिखा जाता है, यानी कि माइनस पॉइंट में लिखा जाता है, और अगर ये प्लस पॉइंट में है, सकारात्मक में है, तो इसे प्लस पॉइंट में लिखा जाता है। फिर अंश अधिपत्र के बदले प्राप्त राशि। अंश अधिपत्र के बदले जो हमारे प्राप्त राशि होती है उसे इसके अंतर्गत दर्शाया जाता है, किंतु इन पर लाभांशों का पुनः भुगतान नहीं किया जाता, क्योंकि चिट्ठे की तिथि तक उनको अंशों के परिवर्तित नहीं किया जा सकता। फिर हम आगे देखते हैं अंश आवंटन पूर्ण न होने पर अंश आवेदन राशि। ये हमारी उधर पॉइंट दिया हुआ। गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व उसे कहते हैं जो चालू नहीं होते, जो चालू दायित्व नहीं होते। चालू दायित्व उसे कहते हैं जिनका निपटारा 12 महीने के भीतर किया जाता है। जो 12 महीने से अधिक की अवधि का जिनका भुगतान किया जाता है उसे हम गैर चालू दायित्व के अंतर प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके अंतर्गत है दीर्घकालीन उधार, जैसे कि बंधन पत्र, ऋण पत्र, सावधि पत्र, 12 माह के बाद देय निक्षेप, इन सबको इसके अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। फिर है स्थगित कर दायित्व। इसके अंतर्गत आएगा स्थगित कर दायित्व कर योग्य अन्य लेखांकन आय से भिन्न होता है। कर योग्य आय आयकर अधिनियम पर आधारित होता है, जबकि लेखांकन आय लेखांकन व्यवहारों पर आधारित होता है। फिर है अन्य दीर्घकालीन दायित्व और दीर्घकालीन प्रावधान। फिर है चालू दायित्व, वो दायित्व जो हमारे 12 महीने के अंतर हम उसका भुगतान कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत अल्पकालीन उधारी, व्यापारिक देय, अन्य दायित्व, अधिविकर्ष, अदत्त ब्याज, अदत्त लाभांश, अग्रिम प्राप्त आय, निक्षेप, ये सब आते हैं।
ठीक है, ये क्या हुआ हमारे दायित्व पक्ष की मदें जिनको हम लोगों ने अभी समझा है। और आगे हम देखते हैं हमारी संपत्ति पक्ष की मदें। संपत्ति पक्ष में हमारा 2 पॉइंट है, गैर चालू संपत्तियां और चालू संपत्तियां। तो गैर चालू संपत्तियां हम किसे कहेंगे? उन संपत्तियों को गैर चालू संपत्ति कहा जाएगा जो 1 वर्ष से अधिक के लिए रखी जाती है। इन्हें दीर्घकालीन संपत्तियां भी कहती है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला हमारा पॉइंट आएगा स्थायी संपत्तियां। स्थायी संपत्तियां वे जो मूर्त अमूर्त होती हैं। मूर्त संपत्तियों में वास्तविक अस्तित्व वाली स्थायी संपत्तियां शामिल होती है जिन्हें देखा व अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि भूमि, भवन, संयंत्र, उपकरण, फर्नीचर, फिक्चर्स, वाहन, कार्यालयीन उपकरण, पट्टा आदि। फिर अमूर्त संपत्ति है वे संपत्तियां जिनको वास्तविक भौतिक अस्तित्व में नहीं होती, जैसे कि ख्याति। ठीक है, ख्याति को हम क्या कर सकते हैं? ना देख सकते हैं, ना हम उसे छू सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसे महसूस कर सकते कि ये हमारे पास, हाँ हमारे पास ये एक संपत्ति है। ट्रेडमार्क, जो हमारी कंपनी का ट्रेडमार्क होता है, ठीक है, जिससे कि हमारी कंपनी प्रस्तुत होती है, उसे हम लोग ट्रेडमार्क कहते हैं। ठीक है, पेटेंट अधिकार और कॉपीराइट, जिस पे हमारी कंपनी का कॉपीराइट होता है, ठीक है, उसे हम अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत रखते हैं। सेकंड है ये स्थायी संपत्ति है। सेकंड है पूंजीगत चालू संपत्तियाँ। पूंजीगत चालू संपत्तियों के अंतर्गत यह कार्य की लागत है जिसे संपत्ति, संयंत्र, उपकरण के अधूरे निर्माण की लागत कहते हैं। फिर अगला है हमारा गैर चालू विनियोग। गैर चालू विनियोग के अंतर्गत हमारा आएगा ऋण पत्र, बंधन पत्र और प्रतिभूतियों का निवेश, सरकारी या ट्रस्टी प्रतिभूतियों का निवेश, समता व पूर्वाधिकार अंशधारियों का निवेश। ठीक है, इसी के बाद आएगा स्थगित कर संपत्ति, दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम, जो दीर्घकालीन समय के लिए होता है, जिनका 12 माह से अधिक की अवधि के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्य गैर चालू संपत्तियाँ। ठीक है, अब हमारा सेकंड है चालू संपत्तियाँ। चालू संपत्तियों के अंतर्गत आएगी चालू विनियोग, जो कि हमारा 12 माह के अंतर जिसका हम लोग को भुगतान करना है। ठीक है, 1 वर्ष के समय के लिए ही होता है, जिसके अंतर्गत ऋण पत्र, बंधन पत्र निवेश, म्यूचुअल फंड आते हैं, सरकारी एवं ट्रस्टी प्रतिभूतियों के निवेश आते हैं, समता व पूर्वाधिकार अंशधारियों के निवेश आते हैं। रहतिया यानी कि हमारी होती है इन्वेंट्रीज। ठीक है, स्टॉक भी कहते हैं इसे। स्टॉक के कच्चे माल, चालू कार्य, तैयार माल, व्यापारिक माल, स्टोर्स, अतिरिक्त पुर्जे, खुले औजार, मार्गस्थ माल आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है व्यापारिक प्राप्य। 12 माह की अवधि के भीतर परिपक्व होने वाले देनदार प्राप्य विपत्र आदि को व्यापारिक प्राप्य में शामिल किया जाता है। रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य। ठीक है, कैश जो हमारा रोकड़ तुल्य है, रोकड़ तुल्य, बैंक में शेष, हस्तस्थ रोकड़, हाथ में रोकड़ जिसे कहते हैं, हाथ में चेक जिसे कहते हैं, ड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, अगला है अल्पकालीन ऋण तथा अग्रिम। जो अल्पकालीन ऋण होते हैं और अग्रिम होते हैं जिनका हमको 12 माह की अवधि के भीतर ही इसकी संभावना होती है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं अल्पकालीन ऋण, जिसका भुगतान हमको करना रहता है। अन्य चालू संपत्तियों के अंतर्गत वे चालू संपत्ति आती है जो इन सब के अलावा होती हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर आपको कंपनी के चिट्ठे बनाने के लिए कहा जाएगा तो कंपनी अधिनियम की 13 के अनुसार 3 भाग 1 में आप लोगों को ये पूरा आपको विवरण तैयार करना है तथा इन सबको स्पष्ट करना है। थैंक यू।